नमस्कार भारत, कैसे हैं आप। तो आज मैं बात करने वाला हूं मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिक्स की। और यहां पे हमें देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान, सऊदी और टर्की जो है वो तीनों एक साथ में मिलकर जो है एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि अगर भारत ने कल पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दी तो इसका मतलब है कि टर्की और आने वाला है सऊदी उसको बचाने के लिए। तो इसके मायने समझेंगे, ये समझेंगे कि भारत क्या इससे चिंता के अंदर है या नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। तो जब मिडिल ईस्ट की बात करते हैं तो होता क्या है कि यूएसए और इजराइल मिलकर जो है वो अटैक करता है ईरान पर, और ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है और साथ में वहां पे रेजिम है, उस दोनों को खत्म करना था। और वो चाहते थे कि वेस्ट एशिया के अंदर, जिसे हम मिडिल ईस्ट भी कहते हैं, वहां पे एक ऐसी रेजिम आए जो यूएसए के इशारों पे चले। लेकिन ईरान ने जो है बहुत ज्यादा रेजिलियंस शो करके जो है यहाँ पे जितने भी यूएसए के अलाइज थे, चाहे वो सऊदी की बात करें, यमन, चाहे सऊदी की बात करें, यूएई की बात करें, इन सब के ऊपर जितने भी उनकी जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर थे यहाँ पे यूएसए के बेसिस थे, उस पर काउंटर स्ट्राइक की। सबसे शानदार बात तो यह है कि ईरान के 20 लाख के शहीद ड्रोन ने जो है वो 30 से 35 करोड़ की जो थार्ड और जो पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर जो सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम था यूएसए का, उसको तबाह कर दिया। तो यहां पे जो है इस पूरे जियोपॉलिटिक्स में हमें देखने को मिलता है कि पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान बोलता है कि मैं तो हूं बिचौलिया और मैं तो जो है क्या करने वाला हूं, दोनों के बीच में मध्यस्थता करा के जो है वो युद्ध विराम कराऊंगा। तो पाकिस्तान ने सोचा कि थोड़ी सी इंटरनेशनल इमेज अपनी चमका लेते हैं और थोड़ी जो खैरात यूएसए से मिल जाएगी उस पर हम पढ़ लेंगे। तो ये उसने सोचा। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि रिसेंट समय के अंदर पाकिस्तान को कर दिया इग्नोर और साइडलाइन, और पाकिस्तान को छोड़ के अब जो गल्फ राष्ट्र खुद से बातचीत कर रहे हैं ताकि इस युद्ध विराम को रोक सके। युद्ध को रोकना इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है और जो रेड सी है, उस दोनों पे हमें जो है ब्लॉकेट देखने को मिल रहा है, और ग्लोबल लेवल पे जो ऑयल प्राइसेस है वो एस्केलेट हो रहे हैं, जिससे महंगाई का खतरा हमें देखने को मिल रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य के अंदर हमें देखने को मिलता है कि ईरान जो है टैक्टिकली, ईरान ने जो है वो यूएसए को और जो वेस्ट को जो एक संदेश दे दिया कि जो आपने वेनेजुएला में किया आप वो हमारे साथ नहीं कर सकते। तो इस एक परिस्थिति के अंदर हमें देखने को मिलता है पाकिस्तान जो है वो ये सोचता है कि अगर कल मुझ पे भारत ने चढ़ाई कर दी तो मैं सुरक्षा के लिए कहां जाऊंगा। चाइना और पाकिस्तान, जो चाइना और पाकिस्तान एक्सिस है, या फिर चाइना और यूएसए जो एक समीकरण हमें देखने को मिलता है, उस पूरे परिप्रेक्ष्य के अंदर या सिनेरियो के अंदर हमें देखने को मिलता है पाकिस्तान थोड़ा खुद को इनसिक्योर मान रहा है। तो उसने क्या किया, एक टेबल पे लाके टर्की के जो प्रेसिडेंट है, जो एर्डोगन साहब है, उनको लेके आया, और साथ में जो मोहम्मद बिन सलमान है उनको लेके आया, जो कि सऊदी के क्राउन प्रिंस है। अब हमें देखने को मिलता है कि पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने एक टेबल पे लेके आया टर्की को और एक टेबल पे लेके आया सऊदी को। लेकिन पाकिस्तान ने टर्की को क्यों लेके आया, क्योंकि टर्की जो है इस समय डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे शानदार काम जो है वो टर्की कर रहा है। और टर्की जो है हमें देखने को मिलता है कि मुस्लिम राष्ट्र है जो कि इंटरनेशनल स्टेज पे पाकिस्तान को समय समय पे जो है वो सपोर्ट करता रहता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का मामला हो, चाहे वो कोई भी एक रिजोल्यूशन हो जहां पे हम प्रयास करते हैं कि टेररिज्म को, जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म में पाकिस्तान से आता है, उसको हाईलाइट करने में। तो टर्की हमेशा हमें देखने को मिलता है कि किसके साथ में खड़ा है, पाकिस्तान के साथ में खड़ा है। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर हमें यह भी देखने को मिला कि ऑपरेशन सिंदूर के समय जो है वो टर्की जो है पूर्ण रूप से खड़ा था पाकिस्तान के साथ में। अब हम देखते हैं कि भाई यूएस, यहाँ पे सऊदी का क्या रोल है। तो सऊदी क्या है, सऊदी बड़ा चिंता में चल रहा है। क्यों? क्योंकि वेस्ट एशिया के अंदर ईरान ने जो है वो यूएसए बेसिस और जो सऊदी के जो सऊदी के अंदर जो यूएसए बेसिस है और जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। तो उसने देखा कि यूएसए तो जो है एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी गारंटी तो नहीं दे पा रहा। फिर उसने फिर उसने जो है अपना रुख किया यूरोप की तरफ। अब जब यूरोप की तरफ रुख किया तो यूरोप ने बोला भाई हमें मत देखो। क्यों? क्योंकि वहां भी जो है वो रशिया यूक्रेन क्राइसिस, वहां पे रशिया जो है यूक्रेन को मार रहा है, तो यूरोप बोल रहा है कि हमारी तरफ मत देखो। तो अब मोहम्मद बिन सलमान ने सोचा कि इस रीजनल जियोपॉलिटिक्स के अंदर मैं अपने आप को कैसे सिक्योर करूं, मेरी चिंता है मैं कैसे दूर करूं। तो उसने देखा कि पाकिस्तान जो है एक न्यूक्लियर पावर स्टेट है, साथ में ये चाइना से भी संबंध रखता है और ये जो है यूएसए के भी संबंध रखता है। तो अब देखा इन्होंने कि अब यहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान टर्की के साथ में भी एंगेज होते हैं। क्यों? क्योंकि टर्की जो है यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक सुन्नी डिप्लोमेसी के लिए लड़ाई चलती है कि वेस्ट एशिया के अंदर दादा कौन बनेगा। लेकिन इस आइडियोलॉजी को छोड़ के सिक्योरिटी लेवल पे हमें देखने को मिला कि इन भाई साहब की जो है वो भी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि अगर कल ईरान निपट गया तो नेक्स्ट नंबर तो इजराइल मेरा ही लगाएगा। तो इन्होंने बोला कि भाई मुझे भी सिक्योरिटी चाहिए। और जहां पे जो सऊदी है वो यूएसए का बहुत अच्छा एलाई है। तो जब हमें देखने को मिलता है कि टर्की को अगर यूएसए को और इजराइल को संदेश देना है कि अगर तुमने हमारे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो हमारे पास में एक डिफेंस पैक्ट है। तो इसलिए इन सबके अपने एक मोटिवेशन, अपने इंटरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं, जहां पे ये भाई साहब जो है खुद को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान जो है वो अपना इकोनॉमिक विजन लेके बैठे हैं, जहां पे वो सऊदी को जो है दुनिया की इकोनॉमिक हब के रूप में अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। और इन भाई साहब को तो कुछ नहीं, भाई खैरात बटोरनी है। अब वो चाहे कहीं से मिले, चाहे यूएसए से मिले, चाहे चाइना से मिले, चाहे किससे मिले। इस पूरे रीजनल डायनामिक्स के अंदर हमें देखना पड़ेगा कि भारत की क्या चिंता है। क्या भारत इससे काफी चिंता में आ गया? क्या भारत को ये लग रहा है कि इससे मेरे लिए कोई थ्रेट है? तो मुझे नहीं लगता।
क्यों? क्योंकि हमने देखा कि रिसेंटली समय के अंदर इजराइल के जो पीएम है उनका हमारे पास में कॉल आता है और वो हमें इस बारे में हमें पहले से अंदेशा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो हमारी चिंता क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो तीनों भाई साहब है ना, ये अपनी चिंता में लगे हैं। इनको पता है कि कल ईरान मार देगा, यूएस से प्रोटेक्ट कर नहीं पा रहा है, चाइना के पास जा नहीं पा रहे हैं, और साथ में यूरोप तो अपने हाथ खड़े करके बैठा ही है। तो इस डायनामिक्स के अंदर ये जो लोग बैठे थे ये अपनी चिंता कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि इस म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट के तहत अगर एक पे अटैक होता है तो वो सब पे अटैक माना जाएगा। लेकिन आपको अगर याद होगा तो पिछले साल भी जो है वो पाकिस्तान और सऊदी के बीच में डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था। इस पूरे डिफेंस एग्रीमेंट के अंदर जब ईरान बार बार जो है सऊदी पे स्ट्राइक कर रहा था तो वहां पे जो पाकिस्तान है वो चुपचाप खड़े देख रहा था। वो बोले भैया हम क्या करें, हमारी तो इकोनॉमी खराब हो रही है, हमारे तो जो है पीओके में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, हमारे यहाँ पे तो बलूचिस्तान में जो है वो कल अपने 11 सितंबर को जो 11 अगस्त है उसमें वो इंडिपेंडेंस डे बनाने वाले हैं। तो इन भाई साहब की हालत तो पहले ही खराब थी। इसलिए भारत और इजराइल के लिए चिंता का मुद्दा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये अपनी सिक्योरिटी पे लगे हैं। इसलिए तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था इसके अपने रीजनल डायनामिक्स को चेंज करने का इतना ज्यादा हमें रुख नहीं देखने मिलता है। लेकिन भारत जो है वो इजराइल के साथ में मिलकर एक हेक्सागोनल एक्सिस के लिए काम कर रहा है, जिसके अंदर हम ग्रीस को, साइप्रस को, इजराइल को, यूएई को और भारत को कनेक्ट कर रहे हैं। जहां पे हम देख पा रहे हैं कि इस्लामिक नेटो, जिसको मीडिया वाले जो इस्लामिक नेटो बोल रहे हैं, उसको काउंटर करने के लिए पूरे वेस्ट एशिया के अंदर जो है एक फ्रेंडली और एक ऑनरेबल इन्वायरमेंट बनाने के लिए भारत जो है प्रयासरत है। तो आगे देखा जाएगा कि वेस्ट एशिया के अंदर क्या होता है। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा, और इसी तरह के जियोपॉलिटिकल करंट अफेयर्स के लिए हमें फॉलो कीजिएगा। जय हिंद।